दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों ये घटना चक्र जीएस दृष्टि की इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी वाली जो सीरीज है, ठीक है, जो पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण की बुकलेट है, ठीक है, उसी का ये वीडियो है। पार्ट पांचवा पार्ट है ये वीडियो का, ठीक है। इसके पहले चार पार्ट हैं अपलोडेड चैनल पर, आप उसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ये जो भी आगामी परीक्षाएं हैं वो सबके लिए महत्वपूर्ण है और एक बहुत ही शॉर्ट टाइम में ये क्विक रिवीजन का काम करेंगी, ठीक है। आप इसको देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन या जो भी मैं इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँ किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो वो आप तक पहुँच सकें, ठीक है। तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं और समय को ख़राब नहीं करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये देखिए महत्वपूर्ण तथ्य दिए हुए हैं, ये सब परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ये हमेशा प्रश्न पूछे गए हैं इस तरीके के, ठीक है। देखिए जैव विविधता हॉटस्पॉट, कल भी बताया था मैंने, आज भी बता रहा हूँ। ये ब्रिटिश पर्यावरणविद, ये पर्यावरणविद जो है नॉर्मन मायर्स थे, इन्होंने यूज़ किया था पहले। जैव चोरी को रोकने एवं देसी और परंपरागत अनुवांशिक संसाधनों को संरक्षित करने का कार्य किसका है? राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का, ठीक है, याद रखिएगा इसको। विश्व विरासत अभिसमय तथा मरुस्थलीकरण करने का सामना करने हेतु राष्ट्र अभिसमय संबंधित है किससे? जैव विविधता से, याद रखिएगा इसको। जैव विविधता एवं नीति, जैव विविधता नीति एवं कानून के केंद्र क्या क्या हैं, कैसे कैसे हैं, वो सब बताया गया है इसमें। देखिए भारत सरकार एवं नॉर्वे सरकार का संयुक्त प्रयत्न है ये। अभी ये जो ऊपर जिसको पढ़ा मैंने, तो ये इसका उद्देश्य है जैव विविधता नीतियों में व्यावसायिक दक्षता एवं क्षमता निर्माण का विकास करना, ठीक है। इस तरीके के प्रयास जो है सरकार द्वारा किए जाते रहते हैं कि जैव विविधता को संरक्षित किया जा सके। तो याद रखिएगा इन सब चीज़ों को, ऐसे मेंस वगैरह में लिखने में काम आते हैं ये सब पॉइंट। नोट्स बना के रखिए, उनको रिवाइज करिए बीच बीच में। देखिए ये यूएन जो संयुक्त राष्ट्र है सभा, उसमें एक रेड करके REDD करके है ये, ठीक है। इसका पूरा नाम देख लीजिए, रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। तो ये यूएन रेड करके है इसका पूरा नाम। ये कब शुरुआत इसकी कब हुई थी? ये सितंबर 2008 में, अभी इसी में। और इसके अंतर्गत ये अंतर संस्थागत कौन से हैं ये? तो ये यूएन जो FCCC है ना, वो इसके तत्वाधान में, अन्य सदस्य देश इसके तत्वाधान में क्रियान्वयन होता है इसका। और इससे संबद्ध जो ये हैं संस्थाएं हैं, कौन कौन सी हैं? देखिए UNDP है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है, FAO है, खाद्य एवं कृषि संगठन भी है उसके साथ ही, और यूनेप है, ठीक है। इनके सबके हेडक्वार्टर जरूर याद रखिएगा आप, ठीक है। आप इनके हेडक्वार्टर भी डायरेक्टली पूछता है। तो जैसे यूएनएप, इसका यूनेप का कहाँ पे है? नैरोबी में है। FAO का कहाँ है? जेनेवा में है। और ये UNDP कहाँ पे है बताइए, आप कमेंट करके बताइए। मैं दो का बता दिया, एक का आप बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। तो ये इससे संबद्ध UN रेड से संबंधित इतनी ये संस्थाएं हैं, ठीक। इसकी कार्यविधि कैसी है, क्या है, क्या करता है ये? तो इसमें देखिए जैसे वनों में संचित कार्बन की मात्रा के आर्थिक मूल्य को आंकता है ये। विकासशील देशों को वनीकृत भूमि से कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने हेतु प्रोत्साहन करता है, ठीक है। निर्वनीकरण व वन उन्मूलन से आगे बढ़कर वनों का संरक्षण एवं टिकाऊ प्रबंधन बताता है ये कि कैसे करना है उसको, प्रबंधन के बारे में। जलवायु परिवर्तन संबंधी दुष्प्रभावों का उपशमन, ये भी है इसका कार्य। तो याद रखिएगा UN रेड। अभी UN रेड जो है ये UNRDD प्लस भी है, ठीक। तो याद रखिएगा इसी में कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं, ऐड ऑन हुई हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट देखते हैं। तीब क्या है? तीब ये है द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। तीब इसका नाम याद रखिएगा, इसका कार्यालय भी ध्यान में रखिएगा, कहाँ पे है? जिनेवा में, ठीक है। विश्वव्यापी इसकी पहल है ये। फोकस किस पे रहता है इसका? तो जैव विविधता तथा पारितंत्र के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करना। जो भी कार्य किए जा रहे हैं वो सब जैव विविधता के संरक्षण से ही संबंधित हैं, ये याद रखिएगा इनको चीज़ें। ये सब चीज़ें अगर आप अपने मेंस में आंसर राइटिंग में कहीं लिखते हैं तो बहुत अच्छा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए सहायक क्या है, ये किस में सहायक करती है? निर्णय प्रक्रिया में निर्णय लेते समय पारितंत्र व जैव विविधता द्वारा प्राप्त लाभों को ध्यान में रखते हुए कि क्या क्या इससे लाभ होंगे, वो ये बताता है। इसकी भूमिका क्या है? पारितंत्र एवं जैव विविधता के आर्थिक लाभों को प्रस्तुत कर निर्णयकर्ताओं के लिए सभी स्तरों पर दिग्दर्शक का कार्य करता है ये, ठीक है। कौन? तीब।
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य करता है ये, तो ये भी ध्यान रखिएगा, यूनेप के अंडर में ये कार्य करता है संस्था, ये जो है तीब। ठीक, चलिए जैव विविधता से कुछ विविध चीज़ें पढ़ लेते हैं। जैव विविधता से संबंधित कार्टाजेना प्रोटोकॉल पर भारत ने कब हस्ताक्षर किया था? 2001 में, याद रखिएगा, ये सीधे सीधे प्रश्न पूछा गया है ये। ठीक है, 23 जनवरी 2001 को। समशीतोष्ण और शीत प्रधान देशों में रहने वाले जीवों की उस निष्क्रिय तथा औसन्न अवस्था जिसमें वहाँ के अनेक प्राणी जाड़े के समय यानी ठंडी के समय बिताते हैं को कहा जाता है क्या? शीत निष्क्रियता, उसी को हाइबरनेशन बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। जैव द्रव्यमान के उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। जैव द्रव्यमान का मतलब होता है कि वहाँ पे कितनी जो उसका जैव द्रव्यमान, वहाँ पे कितनी सारी विविधताएं हैं, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय जो वर्षावन होते हैं उसमें सबसे अधिक होती है। ठीक, गहरे सागर में वार्षिक स्तर पर जैव द्रव्यमान का उत्पादन जो है वो नगण्य होता है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, वहाँ क्या मिलेगा? वहाँ नीचे गहरे सागर में कुछ होगा ही नहीं, तो इसलिए उसको नगण्य माना गया है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है। सक्रिय पर्यावरण कार्यकर्त्री एवं भूमंडलीकरण विरोधी लेखिका वंदना शिवा की पुस्तक टुमारोज बायोडाइवर्सिटी, ये याद रखिएगा, ये पूछा गया है। ये टुमारोज बायोडाइवर्सिटी किसकी है? तो ये वंदना शिवा की है। ठीक, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को, याद रखिएगा, 22 मई को मनाया जाता है। जल दिवस कब मनाया जाता है? आप कमेंट करके बताइएगा। उड़ीसा राज्य के क्योंझार जिले में अवस्थित गुप्त गंगा पहाड़ी उद्गम स्थल है उसका क्या? बैतरणी नदी से। ठीक है, जब गर्म मौसम के आहार सर्दियों में नहीं मिलते तब शीत निष्क्रियता का सहारा लेने वाले जंतु कौन से हैं? देखिए वही सब, गिलहरी है, भालू है, कुछ कीट भक्षी चमगादड़ भी हैं। ठीक है, तो ये सब हैं जो हाइबरनेशन में चले जाते हैं। चलिए देखते हैं वेटलैंड्स इंटरनेशनल। ये वेटलैंड्स इंटरनेशनल क्या है? गैर सरकारी एवं गैर लाभकारी वैश्विक संगठन है। ये आर्द्र भूमियों एवं उनके संसाधनों को बनाए रखने तथा उन्हें पुनः स्थापित करने हेतु कार्यरत मुख्यालय नीदरलैंड्स। ये मैंने पूरा बता रखा है, वेटलैंड्स का एक पूरा वीडियो है, उसको आप देख लीजिए फटाफट, जो ताबड़तोड़ रिवीजन वाली सीरीज़ है उसमें वो आपको मिल जाएगा, देख लीजिए उसको, चैनल पे पड़ा हुआ है वो। उससे आपका एक भी प्रश्न अगर कहीं से भी कुछ भी पूछा जाएगा गलत नहीं होगा। लद्दाख ये क्या है? देखिए इसमें सीबकथॉर्न, ये सीबकथॉर्न एक वृक्ष है ये स्पेशली, आपने देखा होगा यार, इसको फोटो में देखिएगा डाल के, ऐसे दिखता है, मतलब बड़ा अजीब सा है। तो ये देखिए, ये इसके बारे में बताया गया है, लद्दाख की पहाड़ियों पर ये पाया जाने वाला पेड़ है। इसके बेर में विटामिन तथा पोषक तत्वों की प्रचुरता होती है। चंगेज खां द्वारा अपनी सेना की ऊर्जास्विता को उन्नत करने हेतु ये प्रयुक्त किया गया था। चंगेज खां ने इसका प्रयोग किया था, सीबकथॉर्न। ठीक है, आप डालिएगा, गूगल पे सर्च कीजिएगा, जैसे कोई ऐसा नाम दिखे या कुछ ऐसी चीज़ें दिखे, कहीं किसी जगह का नाम दिखे, तो उसको गूगल जरूर किया करिए। उससे क्या होगा ना, जैसे आपने सुना सीबकथॉर्न, तो अगर आप इसको गूगल करके इसकी जो पिक्स हैं वो देख लेंगे तो आपको ये याद रहेगा, हमेशा ध्यान में रहेगा कि अच्छा ये सीबकथॉर्न है, ये होता है ऐसे, तो वो कनेक्ट होती हैं एक दूसरे से चीज़ें। ठीक है, तो अगर आप पिक्चर देखते हैं और कोई चीज़ सुन लेते हैं तो वो काफ़ी दिनों तक आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाती हैं। तो रूसी कॉस्मोनॉट, ये कॉस्मिक किरणों से भी मतलब उनका बचाव करते हैं। ठीक है, पर्णपाती झाड़ी है ये, भारत में लेह बेरी के नाम से लोकप्रिय है ये, याद रखिएगा, किस नाम से? लेह बेरी। भारत में वितरण क्षेत्र कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? लद्दाख क्षेत्र, कुमकुम सारी, लाहौल, काजा, ताबो हिमाचल प्रदेश, नाथुला उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। तो ये पत्ती, फल, जड़ और कांटे, ये सभी उपयोगी परंपरागत रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं। औषधि निर्माण में, पोषक पूर्तता में, ईंधन में, पर्यावरण संरक्षण में, बाढ़ में, ये सब चीज़ें इसमें प्रयोग होती हैं। तो बड़ा ही मतलब मल्टी डायमेंशनल टाइप का ये पेड़ है। ठीक है, सीबकथॉर्न, इसको जरूर देखिएगा गूगल करके। सहायक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी आदर्श पौधा, ये शीत मरुस्थल नियंत्रण करने में ये सहायक होता है और अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में ये उगाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नीचे दिया गया है ग्रीन हाउस प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन। ग्रीन हाउस क्या है? ग्रीन हाउस मतलब ये कुछ गैसें हैं जो जलवायु में, जो अपने वातावरण में घुलकर या किसी भी रीज़न से ये आती हैं और फिर ये अपने जो ये वातावरण है इसको गर्म करती हैं। जो सूर्य से प्रकाश आता है, जो उससे रेडिएशन वगैरह जो विकिरण के माध्यम से या जिसके भी माध्यम से आते हैं, वो
लघु तरंगें आती हैं, दीर्घ तरंगें छोड़ती हैं। तो ये क्या करती हैं, जो ये किरणें हैं, ये जो यहाँ से जो ऊष्मा, पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई जो ऊष्मा है, उसको ये रोक लेती हैं, और उससे क्या होता है कि पूरी पृथ्वी का जो ऊष्मा बजट है वो गड़बड़ हो जाता है। ठीक, उससे क्या होता है, उससे ये होगा कि फिर वही आपके ये जो भी हिम ये हैं, नदियां हैं, ये सब गलने लगते हैं, पिघलने लगते हैं। तो ये जो गैसें होती हैं, ये अपने वातावरण को गर्म कर देती हैं, अगर लेमन भाषा में आप समझिए तो ये कौन कौन सी गैसें हैं, देखिए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सीएफसीज, सीएफसीज हो गई, सीएफसीज, SF6, NF3, ये सब गैसें हो गई। वो तो प्रत्यक्ष रूप से करती हैं, अप्रत्यक्ष रूप से भी हैं इसमें, देखिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, नॉन मीथेन वोलेटिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए, तथा सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारी गैसें हैं। कुल मिलाकर ये गैसें अपने वातावरण को गर्म करती हैं और ऊष्मीय जो तापन है उसको बढ़ाती हैं। ठीक है, देखिए, ये जो मैं अभी बता रहा था ना कि सौर ऊर्जा से ये विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में पृथ्वी पर ऊर्जा पहुंचती है। ठीक है, उसमें अल्ट्रावायलेट ये किरणें भी होती हैं, ठीक है, जो कि अधिकांश ओजोन मंडल में ही अवशोषित कर ली जाती हैं। आपने पढ़ा होगा। औरक विकिरण होती है, वो पृथ्वी पर ऊष्मीय विकिरण के रूप में आती हैं वो किरणें। अब देखिए, इसमें बताया गया है, ये देखिए, थोड़ा छोटा कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ये सूर्य है, सूर्य से देखिए ये किरणें आ रही हैं, सूर्य से किरणें यहाँ से आ रही हैं पृथ्वी की तरफ। अब ये जब आ रही हैं तो इसमें से कुछ तो ये जो ये वाला जो मंडल है, ये सब कुछ तो इनके द्वारा रोक ली जा रही हैं, फिर कुछ आ रही हैं, कुछ यहाँ से देखिए रिफ्लेक्ट हो रही हैं, ये दिखा है ना, परावर्तित सौर विकिरण। ठीक, यहाँ से हो रही हैं, तो कुछ कुछ यहाँ तक पहुँच रही हैं। तो ये विकिरण जो है, ये जो ऊर्जा है, ये आती है जो जो भी सूर्य से, तो इनको जब ये वापस पृथ्वी इनको जब वापस छोड़ती है ना, तो ये देखिए, ये कुछ किरणें दिखाई दे रही हैं, ये यहाँ देखिए, ये वापस आ जा रही हैं फिर से, ये पृथ्वी छोड़ रही है इनको और ये वापस आ जा रही हैं। तो ये जो रोकने का कार्य है ना, यही गैसें करती हैं, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट यही है। ठीक है, जो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, जलवायु परिवर्तन बताते हैं ना, सुनते रहते हैं आप लोग, ग्रीन हाउस गैसेज, तो वो यही है। इसी कारण से पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है। ठीक है, उसके वजह से ग्लेशियर वगैरह पिघलना, प्लस जो भी ये वातावरण जो मौसमी घटनाएं हैं उनका चरम स्थिति पर पहुंचना, बाढ़, तूफान, ये जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, सूखा, तो ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं, ये सब जलवायु परिवर्तन के कारण हो रही हैं। और जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है, क्योंकि गैस हाउस ये ग्रीन गैस हाउस ये जो बढ़ रही हैं, ठीक है, उससे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। तो इसको बहुत ही सीरियसली लेने की ज़रूरत है। लोगों को जहाँ तक हो सके बहुत रेयरली जो है यूज़ करना चाहिए गाड़ी वाड़ी जो भी है। आप जहाँ तक बचा सकें, जहाँ तक आप कम से कम ऊर्जा का इस्तेमाल करें, क्योंकि आप लाइट भी जलाते हैं तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो अगर आप काम नहीं है बिना वजह, अगर लाइट जल रही है तो उसको आप बंद करके जाइए, फ़ैन बंद करके जाइए, कूलर बंद करके जाइए। तो ये सब चीज़ें हैं, देखिए उसका प्रभाव बताया गया है यहाँ पे। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट क्या है, अन्य नाम क्या है इसका, भूमंडलीय तापन, हरित गृह प्रभाव। ठीक है, वायुमंडल में ऊष्मारोधी गैसों की मात्रा में वृद्धि होना। अब ये चूँकि मैंने आपको लेमन भाषा में समझाया, ये आपको थोड़ा किताबी भाषा में समझा रहे हैं। ठीक है, वायुमंडल में ऊष्मारोधी गैसों की मात्रा में वृद्धि, तो वायुमंडल के औसत ताप में उससे वृद्धि होती है। ठीक है, वही है ग्रीन हाउस गैस। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसकी संकल्पना सबसे पहले जो महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा, जोसेफ फोरियर ने दिया था ये 1824 में। ठीक है, प्रमुख गैसें कौन कौन सी हैं ये पहले भी बता चुका हूँ। अब उसमें क्या है, इन सभी गैसों में जो सबसे अधिक प्रभाव डालती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो याद रखिए इसको। विश्वव्यापी ताप वृद्धि का मुख्य कारण मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, यही सब है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। ठीक, और नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको इसके आगे की जो लेक्चर्स हैं वो मैं करवाऊँगा। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैंने जो क्वेश्चन पूछे हैं उसको कमेंट कीजिएगा आप लोग। ठीक है, कमेंट कर दिया करिए, जो भी आपको अच्छा लगे बुरा लगे कमेंट कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए। लाइक करेंगे तो हमारा मोटिवेशन थोड़ा सा हाई होता है। ठीक है, लगता है कि हाँ आपको अच्छा लगा। ठीक है, लाइक कर दिया करिए प्लीज़। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।